तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर की बात करेंगे जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये करंट अफेयर कंप्लीटली यूपीएससी के प्रीलिम्स के बेस के आधार पर और साथ साथ अन्य एग्जाम भी इसमें कवर हो जाते हैं। ये 5 प्रमुख खबर जो कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि आज की सबसे प्रमुख खबर क्या है और ये हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला जो है आपका फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर नाम से ही पता चलता है कि फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर है ना। ये न्यूज़ का एक प्रमुख के तौर पर आप प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर है क्या। ये इसका सीधा संबंध है। अगर आप देखेंगे कि नदियों के अंदर में जो बाढ़ के दौरान या फिर आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जल का प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कचरा को हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वो धाराओं के साथ बहती बहती एक किनारे पर जाकर लग जाता है और नदी के आसपास के किनारे पर वो पूरी तरीके से जैम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि जमा हो जाती है। तो इस फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर के पीछे ये न्यूज में क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत अभियान और तरह तरह की चीजों में जीएस सेकंड में भी इस प्रश्न का यूज किया जा सकता है जब आप मेंस पेपर लिखेंगे। इसमें यह कहा गया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फामर्स लिमिटेड। ये कंपनी है अल्फामर्स लिमिटेड। उस अल्फामर्स लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित किया गया है एफटीबी। एफटी का मतलब होता है फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर। ये फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर क्या है, जिसे भारत में अभी तक 8 शहरों में इसको तैनात किया जा चुका है। ये 8 शहरों में तैनात किया जा चुका है। कंपनी का नाम है अल्फामर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम है फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर। अब जिसे भारत के 8 शहरों में तैनात किया गया, इसके तैनात करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो भारत के जल निकाय हैं, भारत का जल निकाय इट्स इंडिया, अगर हम जल निकाय की बात करें, उस निकायों की सफाई और बहाली की चुनौती जैसी समस्याओं का समाधान करता है। मतलब किस प्रकार से अपने जल को स्वच्छ बनाया जाए, नदियों को साफ किया जाए और इस प्रकार की जितनी भी कचरे हैं जो नदी में हम लोग प्रवाहित कर देते हैं बिना कुछ सोचे हुए, है ना, उनको, उस समस्या का समाधान इस फ्लैश या फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर के माध्यम से किया जाएगा, है ना। अब ये जल निकाय में अस्थायी ठोस मजदूरी के पर्यावरण मुद्दे से संबंधित बात करता है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर जो है, इसके माध्यम से नदी के किनारे जो कचरा लाने के लिए जो पानी होती है, उस पानी के प्राकृतिक प्रवाह को उपयोग करता है, जहां से उसको मैनुअल रूप से फिर हटा दिया जाता है। सिंपल सी आप ये है, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि नदी के प्रवाह के माध्यम से क्या किया जाता है कि जितने भी कचरा, प्लास्टिक हुआ, जितने भी ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं, है ना, जो प्लास्टिक का अवशिष्ट हो, किसी भी प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ की बात कर रहा हूं, वो नदी की धाराओं से होते हुए आती है और उसको किनारे पर ले जाकर मैनुअली अपने हाथों से, मजदूरों के माध्यम से उन सभी चीजों को बाहर निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर कहते हैं, है ना। फिलहाल इसकी अगर बात किया जाए तो चेन्नई में कूम नदी जो है, चेन्नई में, हैदराबाद में मुशी को सफलतापूर्वक इस फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर के माध्यम से साफ कर दिया गया है। वर्तमान में इसका जो प्रयोग है बेंगलुरु में किया जाएगा, चेन्नई में, पुडुचेरी, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, आपका तुतीकोरिन्स और कोयम्बटूर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि 8 शहरों में इसका उपयोग अभी किया जाएगा, जिसका नाम है फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, है ना। दूसरी पॉइंट आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं इसके कुछ चित्र के। ये देखिए, आप यहां पर इस फॉर्म को देख सकते हैं कि ये जो इस बैरियर के माध्यम से इसको लगाया गया,
है ना। और इस लगाने के बाद ये जितने भी ट्रैश है आपका, जितने भी कचरा है आपका, ये देखिए बॉटल, प्लास्टिक, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे वो आपका कपड़ा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आपका बॉटल हो, किसी भी प्रकार की पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, उसको इस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको मैनुअली रूप से अपने हाथों से, मजदूरों के माध्यम से, जल निकाय के जो मजदूर हैं उनके माध्यम से उनको हटाकर नदी की धारा को, उसके प्रवाह को एक स्वच्छ रूप से बना देता। तो एक बहुत बड़ी पहल है। अभी 8 शहरों में इसको लागू किया गया और 2 शहरों में इसको ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है, जिससे नदियां साफ तो दिख रही हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया इस प्रावधान के माध्यम से भारत के अंदर में इसका प्रयोग किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये है आपका कैसे मैनुअली रूप से मजदूर हमारे भाई जितने भी हैं, ये फ्लैश ट्रैश जो फ्लोटिंग जो है, इसको किस प्रकार से ऐसे बाउंड्री बनाए जाते हैं और बाउंड्री बना के सारे कचड़ों को मैनुअली उसको नदियों से बाहर निकाल दिया जाता है, जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकता। आप समझो कितनी नदी जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये है कि नदी के प्रदूषण के कारण जो नदी के अंदर के जो परिस्थिति तंत्र में रहने वाली जलीय जंतु हैं वो उससे ज्यादा प्रभावित होता है। परिणाम ये है कि हमारी पूरी परिस्थिति तंत्र इससे प्रभावित होती है ना। तो इस चीजों पर अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि जो भारत में हमारे जल निकाय की सफाई और बहाली चुनौती से संबंधित भी बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, है ना। ये प्रधान वैज्ञानिक PA से प्राइमरी साइंटिस्ट एडवाइजरी होता है, उसके कार्यालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया। साथ में इसमें संचालन करने के लिए आप सभी को पता होगा वेस्ट टू वेल्थ मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है चुनौती का जो संचालन है आपका स्वच्छ भारत उन्नत भारत मिशन के द्वारा जो 27 नवंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 के दौरान यह काम किया गया था। तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकते हैं, है ना। अब चलिए दूसरी खबर की ओर हम चलते हैं जो सबसे प्रमुख है आपका, ये समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के द्वारा ये आपको ये न्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आप इसको NBA से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, आप सभी को जानते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे न्यूज हैं। एक जमाना था जब अंग्रेजों के द्वारा न्यूज चैनलों पर आपको ये एक तरीके से फाउंडेशंस लगाए जाते थे, मतलब आप बहुत सारे वर्नाकुलर एक्ट देखो, बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जाए, है ना। ये अंग्रेज अक्सर किया करते थे, लेकिन भारत में भी ऐसे न्यूज चैनल बहुत सारे हैं जो कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं। अब जैसे ये मामला क्या हुआ, ये समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने अक्सर ऐसा क्यों किया है, खबर में इसके आने का पीछे सबसे कारण कि हाल में आप सबको पता होगा कि हिजाब को लेकर काफी मामला चला कर्नाटक के अंदर में। तो हिजाब पर एक समाचार बहस के दौरान जो है सांप्रदायिक मुद्दे में बदलने और दिशा निर्देश के पालन नहीं करने के लिए हिंदी जो टीवी चैनल हैं, खास करके न्यूज इंडिया हुआ, न्यूज 18 हुआ इंडिया, उसमें उस पर 50,000 जुर्माना लगाया गया कि भाई आप तो न्यूज चैनल पर आकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से, आर्टिकल 19 के माध्यम से आप कहते हो कि भाई आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसमें आप कुछ दिन पहले पर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात चली थी कि बोलने की आजादी है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट ये कहता है कि आपको स्वतंत्र है, आप अपनी भाषा, अपने भाषण, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस भाषण और अभिव्यक्ति के माध्यम से अगर किसी संप्रदाय के, किसी आप कह सकते हैं कि जाति, धर्म या किसी की भावना को ठेस पहुंचता है, तो इस प्रकार के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 के अंदर में ही भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको रोक लगाने की बात करता है, उसको वंचित करने की बात करता है। तो यहां पर समाचार प्रसारण डिजिटल मानक प्राधिकरण ने क्या किया कि जो न्यूज 18 इंडिया का जो चैनल था, उसने जब हिजाब पर जिस प्रकार से बहस चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि सांप्रदायिकता के मुद्दों में बदलने की बात हो रही थी, कम्युनल थॉट में चेंजेस आ रहे थे, है ना। तो इसको लेकर जो है ये समाचार प्रसारण डिजिटल मानक ने 50,000 का जुर्माना उस पर लगाया। अब सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो NBA से है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है क्या, समाचार प्रसारण डिजिटल मानक प्राधिकरण है क्या,
है ना, ये क्या करती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन जो है उसके द्वारा यह स्थापित किया गया एक स्वतंत्र निकाय है, कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जो भारत के अंदर में जितने भी निजी टेलीविजन समाचार हुए या समसामयिक मामले या डिजिटल प्रसारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उसको एक तरीके से ऑब्जर्व करने का काम करता है, वॉच करता है कि आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप जो प्रसारण कर रहे हो, आप जो प्रसारित कर रहे हो, उन सब में जो कंटेंट क्या हमारी भारत देश के अंदर की धर्मनिरपेक्षता या भारत के संविधान की लोकतंत्रात्मक इन सभी को एक तरीके से कह सकते हैं कि सुसंगठित कर पा रहा है या नहीं, उसको बचाए रख रहा है या नहीं, या उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, तो इसको लेकर ये वॉच करने का काम करता है। दूसरी बात है, इसके बारे में हम ये भी समझेंगे थोड़ा सा कि ये पूरी तरीके से इसके 119 समाचार और करंट अफेयर चैनल के द्वारा वित्त पोषित है, फाइनेंस किया जाता है। मीडिया संगठन के वरिष्ठ सदस्य इसके निदेशक मंडल में काम करते हैं। साथ साथ में ये समाचार प्रशासक जैसे डिजिटल समाचार मीडिया हुआ या इससे संबंधित और भी जो बड़े बड़े जो संस्थान है उनकी गतिविधियों का अंजाम देता है, संरक्षित करता है। साथ साथ में ये प्राधिकरण जो है उस अधिकार क्षेत्र में काम करता है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की किसी अन्य सरकारी निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्राधिकरण को भेजी गई शिकायतों के माध्यम से वो कार्रवाई करने का काम करता है। अगर मान लिया कि ये सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत गया, उससे संबंधित सूचना मंत्रालय जो है उसको सेंड करती है कि भाई ये जो प्राधिकरण है उसको भेजती है, और भेजने के बाद उस पर कार्रवाई करने का काम ये संस्था करती है ना। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं। साथ साथ में आप अध्यक्ष के रूप में आप अगर देखेंगे तो अभी लोक प्रशासन हुआ, कानून हुआ, संपादन, साहित्य, इन सभी चीजों पर काम करता है। और इसके अभी अगर न्यायविद वर्तमान अध्यक्ष की बात करें इनके, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायविद जो रह चुके हैं AK सिकरी, वो इनके अभी अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है वो है विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण। विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण, इसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कह सकते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कहा जाता है, WEO, है ना। तो ये क्या है भाई, खबर में क्यों आया इसका? इसके पीछे सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि जो WEO है, वर्ल्ड आपका जो एनर्जी आउटलुक जो है वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। 1998 से प्रकाशित किया जा रहा है लगातार, और इसमें कहा गया है WEO के 2022 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में वैश्विक उत्सर्जन जो है चरम सीमा पर होगा। जो विश्व में जो वर्ल्ड इमिशन जो है वो काफी पीक पॉइंट पर होगा, चरम सीमा पर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहे हैं, आक्रमण किए गए हैं, उसके कारण ऊर्जा की जो कीमत में काफी वृद्धि हुआ है। कीमतों में वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देगी, इसके कारण से ये चरम सीमा पर होगा। दूसरी बात, उच्च ऊर्जा की कीमतें उपभोक्ता से उपभोक्ताओं तक विशेष रूप से प्राकृतिक गैस और धन की आप कह सकते हैं हस्तांतरण कर रही है साथ साथ में, है ना। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में ये भी कह रहा है कि भाई 2030 तक जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश है आपका, एक तरीके से हेल्दी इन्वेस्टमेंट है ऊर्जा के क्षेत्र में, आज के स्तर से वो 50% से अधिक में उसमें वृद्धि का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि भाई 2030 तक जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा, जिसको आप जैसे मान लिए सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, जैसे बहुत सारी जो एनर्जी रिन्यूएबल्स एनर्जी है ना, तो उसमें 50% की वृद्धि आएगी 2030 तक, ऐसा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कहती है। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि जो वैश्विक CO2 का उत्सर्जन है, अर्थात वर्ल्ड जो CO2 का जो इमिशंस है, 2050 तक 37 अरब टन प्रति वर्ष उच्च बिंदु से 32 अरब तक धीरे धीरे ये वापस गिरना तय होगा। जिस प्रकार से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, 2050 तक इतनी जागरूकता हो जाएगी कि धीरे धीरे ये आपका कम होगा, मतलब 37 टन प्रति से लेकर वो 32 टन तक वो नीचे चला जाए। अब थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं कि आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको IEA कहते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी आपका ये एसोसिएशन एजेंसी कहते हैं। अब ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एसोसिएशन जो है आपका OECD के ढांचे में स्थापित किया गया। OECD जिसको बोलते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या फिर इसको बोलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कहा जाता है।
और इसी की ढांचा में इसको स्थापित किया गया था पेरिस के अंदर में। एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, पेरिस के अंदर में इसकी स्थापना किया गया था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। केवल ओईसीडी के सदस्य राज्य ही आईईए के सदस्य बन सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ओईसीडी हैं, ओईसीडी के सदस्य हैं, वो केवल ओईसीडी के ही सदस्य अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ही सदस्य आईईए के सदस्य बन सकते हैं। और भारत जो है आईईए का सहयोगी सदस्य है। भारत जो है आईईए का क्या है, कोऑपरेटिव मेंबर है, सहयोगी सदस्य है। आईईए जो है अपने सदस्य राज्यों के लिए नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है, लेकिन गैर सदस्य देशों को विशेष रूप से चीन हुआ, भारत हुआ, रूस के साथ भी काम करता है, क्योंकि ये तीनों देश जो है उत्सर्जन में सबसे आगे हैं और इसीलिए इन देशों का ये सहयोगी देश है। ओईसीडी का ये सहयोगी है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी है, सदस्य नहीं है। तो इन सभी चीजों पर भी बात की गई है साथ साथ। अब चौथा जो सबसे प्रमुख है, समान नागरिक संहिता, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूसीसी। आप पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भारतीय, आप संविधान की संहिता में जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 44 जो है, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। आप सब वहां जाकर इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में जाकर आप देखो। खबर में क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा करते हैं। गुजरात सरकार, आप सबको पता होगा कि गुजरात सरकार ने हाल में ही समान नागरिकता संहिता अर्थात यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की सारे पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति की गठन। आपको पता होगा कि यूसीसी जो है आपका गोवा में ऑलरेडी लागू हो चुका है। और कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भारत में वो वक्त आ चुका है जब भारत में समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए, है ना। आप सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए कि समान नागरिकता संहिता क्या है। गुजरात सरकार भी लागू करने जा रही है, कमेटी गठन किया है ताकि भाई जो हम लागू करने जा रहे हैं क्या वास्तविक रूप से ये सही होगा या गलत होगा, है ना। तो समान नागरिक संहिता है क्या, सिंपल सी बात है, ये कोड है। ये कोड का मतलब एक व्यवस्था है, एक मैनेजमेंट है, एक कानून है, एक रूल है, एक ऐसा कोड कानून जो क्या करता है कि एक संकलन है जिसमें पूरे देश में, यूसीसी पूरे देश के लिए एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सिंपल सी एक कानून होगा। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, सबके लिए एक ही कानून होगा। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी के लिए एक ही कानून होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो भी सभी धार्मिक समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामलों में, जैसे विवाह हुआ, तलाक हुआ, विरासत हुआ, गोद लेना हुआ, इन सभी के लिए एक कानून होगा। अब मान लिया कि तलाक का मामला आ रहा है, तो तलाक का मामला आ रहा है भाई, तो ट्रिपल तलाक वाली समस्या आपने देखा होगा, इसी के तहत आता है। तो हिंदू में तलाक का अलग केसेस है, हुआ करता था, मुस्लिम में अलग होता था, सिख में अलग, ईसाई में अलग। नहीं, तलाक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, एक कंकरेंट आप कह सकते हैं कि पावर है। तो उसके अकॉर्डिंग संविधान के मद्देनजर रखते हुए तलाक के लिए कानून समान होना चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी के लिए। एक तरीके से नागरिक के अधिकार की बात करता है, एक तरीके से राज्य की निकाय की बात करता है। इसीलिए इस प्रकार के प्राधिकरण, इस प्रकार की व्यवस्था संकलन हम यूसीसी में अर्थात समान नागरिक संहिता में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा मतलब हुआ, समान नागरिकता संहिता का मतलब यह हुआ कि जो सभी धार्मिक समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन सभी चीजों को लागू करता है ये समान नागरिक संहिता के अंदर में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, अभ्यास गरुड़। अभ्यास गरुड़ जो है आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना और आपका फ्रांस की वायुसेना, ये दोनों मिलकर अंतरिक्ष बल जो है, दोनों मिलकर एक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में है और वहां पर गरुड़ सेवन नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेते हैं। भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स दोनों मिलकर आपस में अपनी एयरफोर्स को और मजबूती देने के लिए इस तरीके का अभ्यास करते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम दिया गया है अभ्यास गरुड़। और यह अभ्यास कौन सा गरुड़ है? अभ्यास 7 है ये आपका, है ना। क्या है ये? भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास का पहल संस्करण शुरू हुआ था 2003 में
आयोजित किया गया था और ये द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है जो भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। इसके अलावा भी उसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं। मकसद क्या है भाई? मकसद है कि दोनों देश के परिचालन क्षमता, अंतर संचालने को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भी अभ्यास है भारत के अंदर में, अभ्यास शक्ति है। तो यह अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में ही आयोजित होता है। द्विवर्षीय सैन्य है, हर 2 साल पर यह सैन्य का अभ्यास है। यह पहली वर्ष 2011 में इसको आयोजित हुआ था। उसी प्रकार से वरुण अभ्यास है, तो अरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना के लिए होता है। वरुण के नाम ही, वरुण मतलब पानी होता है ना, पानी होता है। उसी प्रकार से अभ्यास लो पेरोस है आपका, अभ्यास ला पेरोसो, ये फ्रांसीसी नौसेना नेतृत्व करती है। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास, भारतीय नौसेना 2021 में पहली बार इसमें भाग ली थी। तो अभ्यास शक्ति, वरुण अभ्यास, अभ्यास ला पेरोसो, ये सभी अन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में अक्सर सैन्य शक्ति को एक तरीके से सबल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में भी आपका बन सकता है। तो ये आज का आपका करंट अफेयर है। तो इसी प्रकार की बहुत सारे वीडियो हम डेली करंट अफेयर आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपकी एग्जाम बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू पर भी हम डिस्कस करते हैं, उस एमसीक्यू को भी जरूर देखें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।